हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय हिंद कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं आव्यूह के प्रकार की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे हम लोग सवालों में यूज़ करेंगे और कितने प्रकार के होते हैं। बारी बारी से हम लोग एक एक को देखते हैं। इसमें जैसा कि पहला दिया गया पंक्ति आव्यूह है, दूसरा स्तंभ है, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और शून्य आव्यूह है। अगर इंग्लिश में बात करें तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इनके बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कैसे क्या होते हैं और कैसे इनको हम यूज़ करेंगे। जैसा कि पहला दिया गया है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह जिसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं रो पंक्ति के बारे में बात की गई है कि पंक्ति इसमें क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कोटि क्या होती है। कोटि हमने बताया था कि कोटि जो होती है किसी भी आव्यूह में, कोटि में क्या होता है कि जैसे कि कोई हमने एक आव्यूह ले लिया 2, 3, 4, 5, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें रो की संख्या कितनी है, एक रो है, ये दूसरी रो हो गई। कॉलम कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम है एंड ये सेकंड कॉलम है। और हमने बताया था कि अगर हमको यहाँ पर कोटि पता करनी है तो उसके लिए सबसे पहले रो को देखना है कि कितने रो हमारे पास हैं। रो के नंबर्स 2 हैं और जो कॉलम है वो भी हमारे 2 नंबर्स में है, यानी कि यहाँ पर बन जाएगी 2 × 2। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा रो रहता है और दूसरे नंबर पर कॉलम रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको देखनी है कि किसी भी अगर कॉलम में किसी भी अगर मैट्रिक्स में रो की जो संख्या है यानी कि पंक्तियों की जो संख्या है वो हमारे पास अगर एक रहती है। पंक्तियों की संख्या कितनी रहती है दोस्तों? पंक्तियों की संख्या हमारे पास अगर एक रहती है तो वो जो होगा एक रो मैट्रिक्स कहलाएगा, एक पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। और दूसरी बात करें अगर कॉलम की, तो कॉलम कितने भी हों उससे हमको यहाँ पर मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ किसका है कि पंक्तियों की संख्या जो रो का नंबर्स है, नंबर्स ऑफ रो कितने हमारे पास होने चाहिए, वो 1 होने चाहिए। अगर किसी के पास 1 है नंबर किसी मैट्रिक्स के पास में, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, पंक्ति आव्यूह कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल में अगर देखें तो हमने लिया कि हमको क्या करना है कि पंक्तियों की संख्या हमको एक रखनी है और रो हमारे पास कितने भी हो जाएं। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख लें, यहाँ पर हमने लिखा 2, 3, 5, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास रो जो है वो सिर्फ हमारे पास एक है। और अगर कॉलम की बात करें तो ये हमारे पास पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2 और ये क्या है, ये हमारे पास तीसरा कॉलम है C3 हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि R1 जो है, जो R1 सिर्फ है वो हमारे पास एक है। और हमने पहले भी बताया कि पंक्तियों की संख्या में कितना रखना है, एक रखना है। ये हमारे पास एक हो गया, तो जिससे कि पता चल रहा है कि ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा किसका हो गया, पंक्ति आव्यूह का हो गया, रो मैट्रिक्स का हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी देख लें। एक एग्जाम्पल अगर हमने लिया 9, 5, 6, 3, 9, इसमें भी देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारे पास है ये भी दिखा रहा है कि रो 1 हमारे पास है, R1 हो गया। कॉलम कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉलम कितने भी नंबर पर हों उससे हमको इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ इफेक्ट किस बात से पड़ेगा कि हमारे पास पंक्तियों की रो का नंबर कितना है। रो का नंबर हमारे पास 1 आ रहा है। जहाँ पर भी रो का नंबर 1 हो जाएगा हम लोग पहचान जाएंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, हमारा रो मैट्रिक्स है या फिर पंक्ति आव्यूह है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि पंक्ति आव्यूह क्या है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया कि पंक्ति आव्यूह हमारा क्या होता है। अब सेकंड नंबर पर बात करें स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह देखते हैं कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर लें। अब जैसा कि स्तंभ आव्यूह है, ये भी सेम बिल्कुल रो मैट्रिक्स के जैसा है, पंक्ति आव्यूह के जैसा है। इसमें भी देखिए कि पहले क्या कहा जा रहा है कि इसमें कहा गया कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। इसमें भी पहले बात की जा रही है कि स्तंभ के बारे में। तो यहाँ पर भी वही रहेगा कि अगर हम किसी कोट की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी हो जाए, स्तंभों की संख्या हमारे पास हो जाए 1, या फिर जो नंबर्स ऑफ कॉलम हमारे पास रहेंगे, नंबर्स ऑफ कॉलम हमारे पास कितने होने चाहिए, हमारे पास अगर 1 हो रहा है तो फिर वो जो एक आव्यूह होगा, मैट्रिक्स होगा, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल ले लिया जाए, या फिर पहले एक और बात समझ लें कि एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि एग्जांपल जैसे हमने एक ले लिया यहाँ पर 2, 3, 5। अब इसमें देखिए कि आपके पास कॉलम कितने हैं। कॉलम हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम हो गया
और रो की बात करें तो ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3। अगर आपको रो और कॉलम समझने में दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत ही एक्सप्लेन के साथ मैंने बताया है कि रो को क्या होता है, कॉलम क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका हम यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पर देखिए, पहला हमारा रो हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। लेकिन आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें जो कॉलम सिर्फ हमारे पास है वो सिर्फ कॉलम एक है। ऐसे ही तो इस टाइप से जो भी बन करके आएंगे वो कौन से हो जाएंगे मैट्रिक्स, वो हो जाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि स्तंभाव्यू कहेंगे या फिर इनको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9 लिया, 5 लिया। अब इसमें देखिए, इसमें कितना है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये C1 हो गया। यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर भी एक C1 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी एक C1 दिखाई पड़ रहा है। यानी कि जहाँ पर C1 एक हो जाएगा, स्तंभों की संख्या एक रहेगी, वो कौन सा आव्यूह कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट करते हैं, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या था कि रो का नंबर कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। और स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उससे हम लोग स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। क्लियर है। अब सेकेंड टाइप पर आते हैं, सॉरी थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप कह रहा है कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। जैसा कि नाम से आपको पता है कि अगर हम किसी एक वर्ग को बना करके दिखाएं, वर्ग में क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं, चाहे ये वाली बात करें, इसकी या वाली इसके बात करें। तो वैसे यहाँ पर हमको बराबर किसको दिखाना है, हमने बताया एक रो लेना है और इनटू में क्या रखना है, कॉलम रखना है। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर रो और कॉलम के नंबर्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। यानी कि अगर रो 3 है तो कॉलम भी 3 हो जाए, रो अगर 2 है तो कॉलम भी 2 हो जाए, रो अगर 1 है तो कॉलम भी 1 हो जाए। अगर ऐसी कहीं पर भी सिचुएशन आ रही है जहाँ पर रो और कॉलम इक्वल हो रहे हैं, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, यहाँ पर ऐसे दिया गया है रो कॉलम के लिए, यानी कि जहाँ पर नंबर्स ऑफ रो, यानी कि अगर हम बात करें नंबर्स ऑफ जो रो होंगे और नंबर ऑफ जो कॉलम होंगे, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि इसको अगर हिंदी में बताएं कि पंक्तियों की संख्या जो होगी वो स्तंभों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। स्तंभों की संख्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाए स्तंभों की संख्या के। अब इसको एक एग्जांपल से समझे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जांपल हमने लिया 2 3 4 5। अब यहाँ आप देखिए इसमें कितने रो हैं, एक रो भैया, 2 रो। अब इसमें ज़रा देखो, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब इसमें आप पता लगा के बताएं कि कितने हमारे पास रो हैं। हमारे पास 2 रो हैं। हमारे पास कितने कॉलम हैं, हमारे पास 2 कॉलम हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो कोट निकल करके आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 × 2 की आ गई। और हमने अभी ऊपर ये बात बताई कि जहाँ पर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। और यहाँ पर भी आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि R1 R2 और C1 C2 ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया कि 2 3 5 9 6 7 4 0 5। अब इसमें भी एक बार पता कर लें, ये हमारे पास R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 आ गया। C1 का पता करें, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इसमें भी हम लोगों ने देखा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको कितने मिले रो, 3 मिल गए। हमको कितने मिले कॉलम, 3 मिल गए। यानी कि यहाँ पर भी कितने का बन करके आया, 3 × 3 का बन करके आया। यानी कि इसमें भी हमारे पास क्या है, रो और कॉलम जो हो गए वो दोनों क्या हुए, इक्वल हो गए। इसमें भी क्या हो रहा था, रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं। और यही बात किस पर अप्लाई होती है, वर्ग आव्यूह पर होती है कि वर्ग आव्यूह हमारे क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था, वर्ग आव्यूह हमारे क्या होते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह की अगर बात करें तो आप पहले इसका नाम से देख लीजिए, विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। डायगोनल सबसे पहले समझते हैं कि डायगोनल या विकर्ण क्या होता है। अगर हम कोई एक स्क्वायर ले लें और इसमें एक तिरछी लाइन खींच दें, ये लाइन हम खींच दें और इधर से ये लाइन खींच दें और इसका नाम रख दें ABCD। अब इसमें आप देखिए कि ABCD एक हमारा स्क्वायर है, एक वर्ग है।
इसमें आप जो AC देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइन जो देखिए आप AC देख रहे हैं, ये AC जो है और ये DB जो है, ये जो लाइंस गई हुई हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। यही हमारे डायगोनल हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर AC कह दें या फिर BD कह दें, यही दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं, यानी कि यही हमारे क्या हैं, विकर्ण हैं। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं एक आव्यूह पर कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे जानेंगे कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। अब विकर्ण आव्यूह का मतलब यहाँ पर यह है कि एक हमने जैसे कि एक यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया और उसमें बहुत सारे नंबर रख दिए। तो इनका कहने का ये मतलब है इस आव्यूह में कि जहाँ पर विकर्ण वाली कंडीशन बनेगी, यानी कि विकर्ण जो बनेगा वो हमारा इस कंडीशन में बनेगा, यहाँ पर बनेगा या फिर इस साइड पर बनने वाला है। तो यहाँ पर जो भी विकर्ण बनेंगे सिर्फ हमारे नंबर्स वहाँ पर रहेंगे और इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो हमारी 0 रहेगी। एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 1 ले लिया, 0 0 0 2 5, सॉरी ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास रहेगा 0 0 3। अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि विकर्ण को छोड़ करके, इस डायगोनल को छोड़ करके जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो सारे हमारे पास क्या हैं, 0 हैं। तो कहने का यही मतलब है कि विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आपका आव्यूह होता है, ऐसा आपका मैट्रिक्स होता है जहाँ पर सिर्फ विकर्ण पर जो नंबर दिखेंगे वही नंबर हमारे क्या होंगे, आपके कोई ना कोई नंबर्स होंगे। इसके अलावा अदर जो वैल्यू दी गई होगी आसपास में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले में एक हमने लिया यहाँ पर 9 0 0 √3। अब ये 2 × 2 का आपका मैट्रिक्स है, इसमें भी देखें तो यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिर्फ डायगोनल पर आपके नंबर्स मिल रहे हैं, कोई 0 के अदर, वरना और सारे भी क्या है यहाँ पर 0 हैं। अब आप कहेंगे कि सिर्फ इसी साइड पर मिल सकते हैं क्या, इधर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आगे भी इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, आगे भी बढ़ सकती है। यहाँ पर जैसे कि एक हम ऐसे बना लें, यहाँ पर एक और मैट्रिक्स, उसको यहाँ पर हमने नाम दे दिया 2 3 4 6, लेकिन ये हमारा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें सारे नंबर्स हमारे क्या हो गए, सारी वैल्यू हो गई, तो इस टाइप के आव्यूह हमारे नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जितने भी सिर्फ विकर्ण पर नंबर मिलेंगे वो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, वही नंबर हमारे कहलाएंगे विकर्ण आव्यूह की, और सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपने देखा कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। एक बार ब्रीफ में समझ लें कि जब विकर्ण पर आपके एलिमेंट मिलेंगे और सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, वही हमारा क्या है, विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। तो ये हमारा रहा विकर्ण आव्यूह। एक बार रिवाइज कर लें कि हम लोगों ने कौन कौन से भी पढ़े हैं। एक हमारा हो चुका है पंक्ति आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये 4 मैट्रिक्स हमारे क्लियर हैं। अब बचे हैं अदिश और तत्समक आव्यूह। इन दोनों को भी एक बार देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो इसको नेक्स्ट पेज पर देखें कि अब कौन सा हमारा बचा हुआ है। अब बचा है हमारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह देखते हैं। अदिश आव्यूह की अगर बात करें तो अदिश आव्यूह जो होता है इसी टाइप में से एक है। अदिश आव्यूह जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अदिश आव्यूह की अगर हम बात करते हैं, अदिश आव्यूह जो है वो आगे का ही पार्ट है। जैसे कि हम लोगों ने अभी विकर्ण आव्यूह की बात करी, तो अदिश आव्यूह भी उसी की आगे वाली कहानी हो जाएगी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, जैसा कि हमने उधर बताया था। अब इसमें यहाँ पर भी क्या रहेंगे कि जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो विकर्ण पर ही रहेंगे, लेकिन जितने भी विकर्ण पर मिलेंगे वो सभी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे हमने एक ले लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी एलिमेंट आपके विकर्ण पर हैं वो सारे क्या हैं, सिमिलर हैं, वो सभी क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और इसके अलावा हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर इसमें अगर हम लोग बना दें तो यहाँ पर वैल्यू ले ली √5 0 0 0 √5 0 और 0 0 √5। अब ज़रा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जितने भी विकर्ण पर आपको एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे यहाँ पर क्या हैं आपके, वो भी आपके सिमिलर हैं, लेकिन सारे के सारे कहाँ पर मिल रहे हैं आपको, सारे हमको जो मिल रहे हैं वो कहाँ पर हैं, सिर्फ विकर्ण पर हैं। तो इन दोनों में एक डिफरेंस हो जाता है कि अगर विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण पर कोई भी एलिमेंट हो वो आपका रखा हुआ होना चाहिए, लेकिन अगर अदिश की बात करेंगे तो अदिश पर भी विकर्ण पर होने चाहिए, लेकिन विकर्ण पर जितने भी आपके होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, सिमिलर आपके होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इस टाइप से ये हमारा अदिश आव्यूह हो जाएगा।
इसके अलावा एक हम लोग देख लें जो बचा हुआ है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, इसी पर आपके बेस्ड होते हैं, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है वो भी एक बार समझ लें, ये भी इसी के आगे की कहानी है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहाँ पर भी जो एलिमेंट आपके रहेंगे वो विकर्ण पर ही रहेंगे, लेकिन विकर्ण पर जो भी रहेंगे उनकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे कि हमने ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी एलिमेंट आपको विकर्ण पर दिख रहे हैं उनकी सबकी वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लिया 1 0 0 1, अब इसमें आप देखिए वैल्यू कितनी है, ये 1 1 यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये भी हमारी वैल्यू किसकी हो गई, तत्समक आव्यूह की होगी, आइडेंटिटी की। इसको किससे दिखाते हैं, शॉर्ट फॉर्म से आई से दिखाते हैं कि तत्समक आव्यूह। अब तीनों में एक बार डिफरेंस समझ लें कि तीनों में डिफरेंस हमारा क्या है। जैसे कि यहाँ पर बताया था विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में आव्यूह तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो विकर्ण पर मिलेंगे, लेकिन कि जरूरी नहीं कि वो सिमिलर होने चाहिए, वो हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। इसके अलावा अदिश आव्यूह में क्या है कि जितने भी आव्यूह हैं वो आपके विकर्ण पर मिलने चाहिए, लेकिन सभी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, वो हो जाएगा अदिश आव्यूह। और जो तत्समक आव्यूह है यहाँ पर क्या था कि विकर्ण पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, तत्समक आव्यूह। और जो लास्ट वाला बचा है वो है शून्य आव्यूह। तो सभी को पता होगा कि जिसमें सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, वो क्या है, शून्य